1969 ये है वो साल 1969 जब ये कंपनी महारत्न एनबीएफसी कंपनी बनी है। राज्य केंद्र सरकार को और साथ ही निजी कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बनाने के लिए कर्ज देती है। मुख्य तौर पर पावर और इंफ्रा, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर फाइनेंसिंग करने का काम आरईसी का है और सरकारी योजनाओं को फाइनेंस करके देश में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने में आरईसी की बड़ी भूमिका है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आरईसी के डायरेक्टर फाइनेंस अजय चौधरी साहब। 2007 से आप कंपनी के साथ हैं, जून 2020 से सर डायरेक्टर फाइनेंस बने हैं। इससे पहले पावर ग्रिड और एनएचपीसी जैसी दिग्गज पावर कंपनियों के साथ काम करने का सर का बड़ा गहरा लंबा अनुभव है। आईसीएमए के एसोसिएट मेंबर हैं, जिसे पहले आईसीडब्ल्यू के नाम से आप जानते थे, और इस सेक्टर का 35 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव अजय चौधरी साहब का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग इस वक्त पावर सेक्टर हमें स्वीट स्पॉट में नज़र आ रहा है। अभी हम एक जेफरीज की रिपोर्ट पढ़ रहे थे सर, जो उनका ये कहना है कि 2023 से 2026 के बीच में पावर कंपनियों का कैपेक्स, जो पावर कंपनियां निवेश करने वाली है, वो लगभग 9 गुना बढ़ सकता है। मतलब इतना ज़बरदस्त कैपेक्स आ रहा है। जाहिर सी बात है, सब पैसे लेने तो आप ही के पास आएंगे, सबसे बड़े फाइनेंसर आप हैं। बताएं सर, कितने बड़े मौके बन रहे हैं अगले 2-3 साल में आरईसी के लिए इस पावर सेक्टर की डिमांड और कैपेक्स को लेकर? जी धन्यवाद अनिल जी। जी सर। मुझे आपने शो में बुलाया जी। पावर सेक्टर में हाँ ज़रूर एक तेज़ी आई है। एक तो पावर की डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ने का सीधा कारण होता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो भारत सरकार की जो मुख्य योजनाएं हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, ये सारी चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं, तो पावर डिमांड बढ़ रही है। दूसरा, जो एनर्जी ट्रांजिशन का दौर चला है, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 500 गीगावाट का हम रिन्यूएबल सोर्सेज से हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारे पावर प्रोड्यूस होंगे 2030 तक, और 45% सारे पावर का जो वो है मिक्स है, वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगा। उससे बहुत एक जोर मिला है एनर्जी ट्रांजिशन को, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस सेक्टर में। करीब उम्मीद है कि 2030 तक करीब 10 से 15 लाख करोड़ तक का इसमें इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। दूसरा जो एक अच्छी चीज़ हुई है वो है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो रिफॉर्म हुआ है अभी, और वो एक वीक लिंक था जहाँ पर कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो घाटे में चल रही थी यूटिलिटीज़, उनका पेमेंट नहीं आता था, लेकिन अब वो बहुत हद तक उसको सुलझा दिया गया है, और उसकी वजह से एक हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स में भी एक उत्साह आया है, और जो एनर्जी ट्रांजिशन का ये मैं पहले बता रहा था, उसमें भी एक पुश मिला है। तो ये इन सब कारणों से हम देख रहे हैं कि तेजी आई है, और जाहिर सी बात है कि सारी पावर सेक्टर कंपनीज बिल्कुल। इससे बेनिफिट करेंगी, और हम लोग भी। जी। जी अजय सर, आपके लिए मेरे पास में बहुत सारे सवाल है, मैं जल्दी पूछता हूँ। पहले तो एक ये कि थर्मल कोल तो आप कर ही रहे हैं, अब जी नया फोकस रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी पर भी है। वहाँ पर जी आपकी बुक कितनी है और आगे क्या टारगेट्स हैं? जी सो थर्मल अभी हमारा धीरे धीरे, जैसे अभी थर्मल पर जो फोकस है वो कम हो रहा है सरकार का भी। हालांकि बेस लोड थर्मल से ही आएगा, तो ऐसा नहीं है कि थर्मल बिल्कुल ही चला जाएगा, थर्मल भी रहेगा, लेकिन हाँ रिन्यूएबल के बढ़ने से थर्मल की भूमिका कम हो जाएगी। हमारा जो रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो अभी हमारे टोटल पोर्टफोलियो में करीब 7% का है, करीब 30,000 करोड़ का हमारा बुक है, और इसको हम ले जाना चाहते हैं 2030 तक करीब 3 लाख करोड़ तक। तो बहुत बड़ा एक सफर तय करना है। हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमारी टोटल बुक 10 लाख करोड़ की हो, और उसमें 3 लाख करोड़ जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से आए। और जैसा कि एक चल रहा है रिन्यूएबल सेक्टर में, जो एक तेजी आई है और बहुत निवेश हो रहा है, तो ये कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। बहुत बड़ा टारगेट रखा है सर, बधाई हो, और उम्मीद करते हैं आप अचीव भी करें, ऐसे करेंगे भी जिस स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर आपकी कंपनी है। एक और सर, हाल ही में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है G20 में, जो एक हमारा मिडिल ईस्ट तक, यूरोप तक कॉरिडोर बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। जाहिर सी बात है उसमें आपकी कंपनी की भी भूमिका तो रहेगी। किस तरह के बिजनेस और कहाँ पर आने की उम्मीद है? हाँ देखिए, इसमें G20 में जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है इकोनॉमिक कॉरिडोर और एनर्जी ट्रांजिशन पर भी। ये
G20 का हर बार अगर आप पहले से भी देखें, जो पेरिस समिट हुआ था और उसके बाद इंडोनेशिया में भी हुआ था, इस एनर्जी ट्रांजिशन को, तो हमारा जो जोर आरईसी जैसी कंपनियों का जोर तो इसी पे रहेगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी पर ही ज़्यादा रहेगा इस सारे उस कार्यक्रम से। और हमने अभी रिसेंटली एक हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है। ओमान में बन रही है, ये एक इंडियन कंपनी बना रही है। ओमान में ये सेटअप होगा और यूरोपियन कंट्रीज को ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगी, एनर्जी। तो उसमें तो हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स और भी लेना चाहेंगे ताकि हम ग्लोबली भी हमारे एक स्टैंड पॉइंट बन जाए। सर अभी अभी आपको एक अप्रूवल और मिली, दो बड़े अपकमिंग सेक्टर है, अपकमिंग तो क्या कहूँगा, एक अपकमिंग है और एक बड़ा सेक्टर है। एक अपकमिंग है लॉजिस्टिक और बड़ा सेक्टर है इंफ्रा। इन दोनों में भी अब आप फाइनेंस कर सकते हैं पावर के अलावा। तो यहाँ किस तरह का आप आगे स्कोप देख रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है, कितना कंट्रीब्यूशन, कितना डिसबर्समेंट हो सकता है सर? हाँ, इसमें जो है इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स में बहुत स्कोप है। हमने भी देखा कि हमने हमने जब से हमने ये इसको इस तरफ बढ़े हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए हैं। लेकिन चूंकि अभी हम इसमें पूरी तरह से मतलब उसकी निटी-ग्रिटी को नहीं जान पाए हैं, तो हम लोग अभी सेफ प्रोजेक्ट्स में ही जा रहे हैं। लेकिन स्कोप बहुत बड़ा है, तो हम चाहते हैं कि इसमें भी हम करीब-करीब 30% का हमारा पोर्टफोलियो बने। जो हमने अभी इंटरनली डिस्कस किया है मिनिस्ट्री से भी, तो करीब 30% का पोर्टफोलियो, अभी जैसे हमारा 4.5 लाख करोड़ का है, तो अभी हम 1.5 लाख करोड़ तक तो जा ही सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हमारा बुक बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। तो इसमें हमारे पास सर रोड्स का आ रहा है, जी एयरपोर्ट बहुत आ रहे हैं, मेट्रो के हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, मुंबई मेट्रो का। जी। तो इसमें काफ़ी संभावनाएं बन रही तो हैं। सर मुझे ये बताएं, जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, कि मतलब आपको वो लिमिट है क्या, वो जो 67% तो आपका पोर्टफोलियो मिनिमम पावर का ही होना चाहिए, लिमिट है, या ये लिमिट बदल सकती है या बदलने वाली है? हाँ, मतलब हमारा जो आर्टिकल्स में तो कोई ऐसा लिमिट नहीं है, लेकिन इंटरनली जो हमने मिनिस्ट्री से बात किया है, उसमें एक हमने अभी फिलहाल एक लिमिट तय किया है कि 1/3 जो है हम लोग इंफ्रा तक जाएंगे, और बाकी हमारा फोकस तो पावर में तो है ही है। 1/3 इंफ्रा मतलब पावर, 2/3, 1/3 बाकी सारे बिजनेस, करेक्ट सर? जी जी जी। ओके, पर अच्छा एक और चीज़ बताएं सर, अब आपसे जो मैं बात करके समझ रहा हूँ कि आरईसी खाली पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनी नहीं रहेगी, दूसरी तरफ भी बड़ा रोल निभाएगी, चाहे वो इंफ्रा में हो, लॉजिस्टिक्स में हो। जो मुझे समझ में आया, शायद आप स्मार्ट मीटर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आप वहाँ भी फाइनेंसिंग करने की सोच रहे हैं सर? जी जी जी। स्मार्ट मीटर तो पावर सेक्टर का ही पार्ट है, हाँ, क्योंकि राइट, ये राइट, जी। आरडीएसएस एक्चुअली जो स्कीम चलाई है उन्होंने, हुँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है स्मार्ट मीटर्स की, ताकि ये जो कलेक्शन वगैरह का जो इशू है, ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर होंगे, तो इसमें भी हम लोगों की भूमिका है। तो इसमें जो बिल्डर्स आ रहे हैं बहुत सारे, जो ये लोग बनाएंगे पूरा का पूरा इसमें स्मार्ट मीटर्स डेवलप करेंगे और उसका पूरा एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर अरेंजमेंट करेंगे। तो ऐसे लोग हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं जो फाइनेंसिंग के लिए, तो उसमें भी हमारी भूमिका रहेगी। और नोडल एजेंसी तो हम और पीएफसी हैं ही हैं, तो हमारे अच्छा पास सर, करीब। डिफेंस का नाम नहीं सुना आपसे। डिफेंस में वहाँ भी फाइनेंसिंग का स्कोप है या वहाँ अभी थोड़ा वक्त है? वहाँ अभी थोड़ा वक्त है, अभी डिफेंस में हमारा फिलहाल कोई एक्सपोजर नहीं है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। डेवलपमेंट पिछले हफ्ते ही हुआ है। जेपी मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया को शामिल किया गया, भारत को शामिल किया गया है। आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में से लगभग लगभग 40% बोरोइंग आपकी वहाँ है। आपको बोरोइंग में कुछ फ़ायदा होगा इवेंचुअली जब ये चीज़ें लागू हो जाएगी, कुछ फ़र्क पड़ेगा सर? हाँ, इसमें ज़रूर, क्योंकि बाहर के निवेशक अब इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड्स में, तो उससे जो इनफ्लो है बॉन्ड्स का वो बढ़ेगा। तो इसमें नेचुरली जो भी बॉन्ड्स सब्सक्राइब करते हैं उन उन सभी कंपनियों को फ़ायदा होगा, और उसमें प्राइसिंग में थोड़ा-सा हमें उम्मीद है कि बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। सर एक तरफ आपके बिजनेस मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ रिकवरी को लेकर भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 13,000 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके एनसीएलटी में हैं, जिसमें आप करीबन करीबन 74% प्रोविजनिंग भी कर चुके हैं, राइट सर? इस साल कितनी रिकवरी की उम्मीद की जाए? देखिए, इस साल हमारा जो है टारगेट है कि 7,000 करोड़ तक का हम रिज़ॉल्व कर दें, और इसमें प्रोविज़निंग हमारी कंप्लीट है, तो इसमें कुछ राइट बैक ही होगा हमारी बुक्स में। तो हमने टारगेट किया है 7,000 करोड़ का, तो हमें उम्मीद है कि इतना तो हम कर ही लेंगे, और बाकी का जो है वो हम अगले साल
पूरा साफ कर देंगे। हमारा जो टारगेट है कि हम मतलब एनपीए जीरो कंपनी हो जाए मार्च 25 तक। वंडरफुल। जीरो जीरो एनपीए कंपनी मार्च 25 तक। जीरो एनपीए सर। जीरो एनपीए, हाँ, ये हमारा वाह, टारगेट है। वंडरफुल। मतलब ऐसा स्टेटमेंट सुनने में ही अपने आप में मतलब मज़ा आता है, और वो भी अगर एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी इतने बढ़िया और एग्रेसिव टारगेट रखे, क्या कहना सर। पहली तिमाही आपके लिए बहुत मजबूत थी, आपने हाईएस्ट एवर सैंक्शंस किए हैं, ठीक है, और पावर सेक्टर तो इस वक्त एकदम फायर पे है, बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। ज़रा सर समझाएं कि पूरा वित्त वर्ष 2024 आपके लिए, कंपनी के लिए किस तरह का रहेगा। निम्स आपके 23%, 3% के आसपास जो है, उसको लेकर क्या गाइडेंस है, थोड़ी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में अंदाजा दें सर। या तो हमने जो इस बार का इस साल का टारगेट रखा था वो करीब करीब डिसबर्समेंट का 1,20,000 करोड़ का शुरू में जो हमने बताया था। लेकिन जिस तरह से अभी चल रहा है हम इसको ज़रूर एक्सीड करेंगे, और हमें लगता है कि हम इससे आगे जाएंगे। करीब करीब हो सकता है 1.5 लाख करोड़ तक। तो अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा फर्स्ट क्वार्टर में हुआ है और आगे भी ऐसे ही उम्मीद है, तो हमें ऐसा लगता है कि डिसबर्समेंट तो अच्छा होगा। निम देखिए, हमारा जो एसेट क्वालिटी में जो हमारा फोकस है उसकी वजह से निम थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हम इसको 3.5 तक ले जाना चाहेंगे। हमारी कोशिश यही है। अभी हमने 2-3 दिन पहले थोड़ा सा रेट भी बढ़ाया है इसलिए, लेकिन मतलब निम के लिए हम अपनी एसेट क्वालिटी के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारा यही है कि निम चाहे थोड़ा बहुत हमें सैक्रिफाइस करना पड़े 10 या 15 तक, हम अपनी एसेट क्वालिटी का पूरा ध्यान रखेंगे। आरईसी जैसी दिग्गज कंपनी इतनी बड़ी बुक पर अगर 25 बेसिस पॉइंट भी निम्स बढ़ा दे तो ये बड़ी बात है सर। एक आखिरी सवाल सर, वैसे तो मेरे ख़त्म हो गए, लेकिन चूंकि आपसे बात करके मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी डीप इंसाइट भी मुझे मिल रही है। मुझे ये समझाएं सर, आरईसी के लिए बिजनेस के लिहाज से ये गोल्डन पीरियड चल रहा सबसे बढ़िया समय। हाँ, मतलब एक बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है, ये तो हम ज़रूर कहेंगे। क्योंकि एक तरफ देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो कि बहुत शुरू से एक प्रॉब्लमेटिक सेक्टर था, ये धीरे-धीरे सुधर रहा है। अब देखिए 1,40,000 करोड़ के ड्यूज़ थे जनरेशन और उनकी कंपनी के, वो 70,000 से भी कम आ गए हैं अभी, 50% से भी कम आ गए हैं। तो इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा राहत मिला है। अब कोई भी करंट ड्यूज़ किसी तरह का कोई बकाया नहीं है। हमारी रिकवरी 99.6% होती है साल की। किसी तरह की रिकवरी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा रुझान आया है, तो बहुत काम करने का मौका है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रो, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें काफ़ी वो है। तो डेफिनेटली मतलब एक अच्छा पीरियड तो चल रहा है, इसको कह सकते हैं। अच्छा सर, एक जरा सा छोटा सा क्लेरिफिकेशन, जो आपने कहा कि 2025 तक आप एनपीए जीरो करना चाहते हैं, ये नेट और ग्रोथ दोनों लेवल पर होंगे? दोनों लेवल, दोनों, बिल्कुल। वंडरफुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अजय चौधरी साहब। सर आपने समय दिया और बहुत विस्तार से और पूरा गाइडेंस दिया, और आई एम श्योर कि जो आरईसी का इन्वेस्टर हैं वो आज आपकी कमेंट्री और आपका गाइडेंस सुनकर बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत